हेलो स्टूडेंट, पिछले 3 वीडियो में लगातार फर्स्ट सेट, सेकंड सेट और थर्ड सेट जो जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट मैट्रिक का, उसमें से साइंस सब्जेक्ट का तीनों सेट हम लोग दे चुके हैं। आज आए हैं आप लोगों के सामने उसी साइंस सब्जेक्ट का फोर्थ सेट लेकर, क्योंकि लगातार सेट को आप लोग याद करते रहिएगा और एग्जाम बहुत निकट में आ गया है, यानी 10 दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो इस महीना में इस सब्जेक्ट को आपको पूरी तैयारी हो जानी चाहिए, इसीलिए लगा वीडियो डाल रहे हैं। तो एक के बाद एक 3 सेट के बाद आज आए हैं चौथा सेट को लेकर। इसी प्रकार का क्वेश्चन लगभग है 40 क्वेश्चन दिया गया है, एमसीक्यू है, मार्किंग नहीं है, ये सब रूल रेगुलेशन के साथ वही सेट तैयार है लगभग। तो आइए लेट ना करते हुए एक के बाद एक फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही पास में बना बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो जल्द से जल्द आपके मोबाइल में उपलब्ध हो। मैं हूं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। तो आइए वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो आज का रहा ये पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ये है कोई सतह यानी मुख्य अक्ष, और उसमें कोई आपतित किरण मतलब जो किरण आ रहा है और जो किरण वापस टकराकर उस सतह से टकराकर निकल रहा है वो है परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच मतलब मिडिल में, इतना बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो परावर्तन कोण क्या होगा। अब कोण यहाँ कितना डिग्री, बीच कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब ये जो है ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। ये कोण और ये कोण तो बराबर है, लेकिन ये कोण कितना होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो है ये जो वृत्त है, वृत्त का टोटल कितना होता है, कोणों का माप 360 होता है। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें कितना 180। तो यही है कि अर्धवृत्त यानी 180। अब 180 में ये 90 है, मतलब ये कितना है, ये 45 और 45 है, 45 और 45 है, तो टोटल मिलकर कितना होगा 180, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ये का बी। सही आंसर क्या हो गया, बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। कोई मान लेते हैं कि अवतल लेंस है या उत्तल, कोई भी आप लेंस ले सकते हैं। ये क्या है, ये है पोल यानी ध्रुव है। अगर इस पोल से किसको मिलाने वाला वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र कहाँ है, ये सेंटर है, मान लेते हैं सेंटर। तो इस दोनों को मिलाने वाला रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा है यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, तब आर का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं एफ जो होता है ये बराबर कितना होता है r/2। यहाँ दे दिया है फोकस का मान, यानी एफ का मान 16 r/2। तो आर का वैल्यू क्या हो जाता है, 16 दूना कितना हो जाता है 32 हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का डबल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 3 का सही आंसर हो गया 32 यानी ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ये रेयर केस है, इस प्रकार का होता नहीं है एक्चुअली अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में जो होगा वो जनरली क्या होगा, हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और तो इसमें कहा गया है सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा। तो ये रेयर केस में क्या होता है, आप लोग इमेज फॉर्मेशन जरूर याद कर लीजिएगा एनसीईआरटी किताब से, इसमें से क्वेश्चन रहेगा। क्या है, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये हुआ मुख्य अक्ष और इसमें क्या है, ये हो गया आपका पोल, और ये क्या है, ये है फोकस और ये है सेंटर। इसमें क्या होता है कि सभी में जितना भी शर्त है सभी में क्या होगा, उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन इस स्थिति में एक ही कंडीशन है जिसमें सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ, अगर ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रहता है तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है ये क्या होता है, हमेशा सीधा होता है और आवर्धित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी ऑप्शन
क्या हो जाएगा आंसर? डी सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा हुआ है, जो एक्चुअली हम लोग चेहरा देखते हैं, चेहरा देखने के लिए है ही नहीं, पीछे आने वाली वाहनों को देखने के लिए है, तो वो है गाड़ी के साइड मिरर में, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होने के कारण वो वस्तु को छोटा करके, बहुत दूर वाले वस्तु को छोटा करके उस दर्पण में दिखा सकता है। तो इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ये, यानी गाड़ी के साइड मिरर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, ये प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? अगर कोई मान लेते हैं कि कोई गिलास है और उसमें पानी है और कुछ 1-2 रुपया या 5 रुपया वाला सिक्का अगर डालते हैं तो देखते हैं कि पानी के कुछ ऊपर दिखता है, लगता है, ऐसा बात नहीं है कि वह है, लेकिन दिखता है। ये क्यों होता है? हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो कुछ विचलित हो जाता है। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन का गुण। तो ये सिक्का ऊपर क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है कि लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपनी मुख्य पथ से विचलित नहीं होगी? अगर कोई लेंस है, मान लेते हैं कि उत्तल लेंस है, तो यहाँ से प्रकाश आएगा तो ये टेढ़ा करके इधर जाएगा, इधर से आता है तो इधर से जाएगा, अब इधर से आता है तो इधर से घूमेगा, इधर से आता है तो इधर से घूमेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसा है जिसमें प्रकाश जो है सीधा में गमन करते हुए निकल जाएगा। तो इस प्रकार के जो स्थिति है वो कभी मुड़ता नहीं है, इसमें प्रकाश क्या होता है? मुड़ता नहीं है। तो इसमें ये प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो होता है कि उस स्थिति में प्रकाश सीधे गमन करता है, यानी वो मुड़ता नहीं है, यानी विचलित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 7 का सही आंसर हो गया बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस जो है इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आप लोगों को याद रखिएगा ये वाला बात, क्वेश्चन में आ भी सकता है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में याद रखिएगा अभिसारी लेंस। क्यों कहा जाता है इसमें पूछा गया है, तो इसमें यही आप लोगों को यह क्या करता है कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश की किरण जब गमन करती है तो लगातार अंत में क्या होता है, एक जगह एकत्र हो जाता है, क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, जिससे इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। 8 का हो जाएगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में यह पूछा गया है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? प्रकाश की मात्रा जो आ रहा है तो नेत्र में जो आएगा तो उसका नियंत्रण, कंट्रोल कौन करता है? तो नेत्रों में पाया जाता है पुतली, यही उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। किसको? प्रकाश की मात्रा को। तो यह आंसर हो जाएगा 9 का डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। क्लियर है सब कुछ? अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 10 नंबर में है कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु सेकंड सेट में शायद दूर बिंदु पूछा गया था, वो अनंत होगा, और निकट बिंदु हमेशा याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है हमारे नेत्र का निकट बिंदु। यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर 25 मीटर भी दिया है, कंफ्यूजन मत होइएगा, हमेशा याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, यानी सही आंसर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? हमारा मानव नेत्र जो है वो क्या है? ये उत्तल लेंस है, तो इसमें क्या बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का डी, उल्टा वास्तविक। छोटा भी बनता है, इसमें नहीं लिखा है, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी। हमारा नेत्र जो है उत्तल लेंस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? हम लोग जानते हैं दृष्टि दोष 3 प्रकार का होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जड़ा दृष्टि दोष। तो जड़ा दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो इसका याद रखिएगा, इसमें संवेदन क्षमता घट जाता है। जब हमारे आंखों का संवेदन क्षमता घट जाता है तो जड़ा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो आंसर हो जाएगा 12 का कितना हो जाएगा? डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया है
अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अभिनेत्र लेंस का जो हम लोगों का क्षमता है वो क्या करता है, वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। तो ये जो गुण है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है समायोजन। यानी क्वेश्चन का 13 का आंसर हो गया ऑप्शन ए सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, दिया गया है 4, देखिए ठीक से 4 समीकरण दिया गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको खोजना है। हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण से ये मतलब निकलते हैं कि जो बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारक और राइट हैंड साइड मतलब उत्पाद में दोनों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक नंबर में Fe इधर 1 है, लेकिन इधर दायां तरफ देखिए Fe 3 है, यानी इसमें क्या हुआ आयरन 3 हो गया, इसलिए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में दिया है 3Fe, तो इधर Fe 3 मतलब मिलता तो है, लेकिन हाइड्रोजन बाएं तरफ 2 है लेकिन दाएं तरफ 8 है, तो ये भी नहीं हुआ। अब आते हैं ऑप्शन सी में, एक्चुअली यही सही आंसर है। तो देख लेते हैं सी में, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी में क्या है कि 3Fe यानी 3Fe प्लस 4H2O, इसके बाद दाएं तरफ दिया है Fe3O4 प्लस 4H2। इसमें देखिएगा कि संतुलित है किस प्रकार, इसमें जो आयरन है Fe3 है, Fe3 है, वो ऑक्सीजन कितना है 4 है, ये 1 है, 4 कम 4, तो ये ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन देखिए 4 दूना 8 है, तो इधर भी 8 है, यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नंबर 15 में आते हैं, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। उपचयन अपचयन बार बार रिपीट किया जा रहा है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास। तो इसमें उपचयन अपचयन हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, CEO और कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन मिलता है तो कॉपर और क्या मिल जाता है, जल का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो है कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी प्लस हो रहा है। तो ये इसमें हाइड्रोजन में उपचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, सही आंसर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। यहाँ जैसे एक रासायनिक समीकरण बना है, ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो रिएक्शन करता है ये दोनों होता है रिएक्टेंट, और हिंदी में से क्या कहा जाता है, अभिकारक। तो और ये जो बनता है उत्पाद। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, ये हुआ भाग लिया और ये बना, तो भाग लिया तो अभिकारक, और जो बनता है उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और उत्पाद मतलब जो बनता है। दोनों में जितना भी द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है कि दोनों में उपस्थित जितना भी परमाणु है उसके द्रव्यमान संख्या को अगर जोड़ेंगे तो दोनों बराबर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ये हो जाएगा सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, CH4 प्लस 2O2 बन गया CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। तो क्या है कि ऊर्जा बन गया, ऊर्जा यानी उष्मा, ये दोनों में कोई भी रहेगा दाएं तरफ तो आप सीधा लिखिएगा उष्मा छेपी, क्योंकि ऊर्जा निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है, उष्मा निर्गत हो रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सही आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया है, ये प्लस अम्ल और बन रहा है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। लवण अगर बनेगा किसी अम्ल के साथ तो कार्बोनेट होगा, धातु का कोई कार्बोनेट होगा, जरूर कार्बोनेट होगा, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट हो, कुछ कार्बोनेट होगा, और वो अम्ल के साथ मिलकर लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। हम लोग पढ़े हैं अम्ल क्षरक लवण में जो रिएक्शन पढ़े थे, वो NCERT किताब में पूरा एकदम क्लियर करके लिखा है, तो जरूर देख लीजिएगा। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वो लाल नहीं होता है। नीला को लाल कौन करता है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, पिछले मॉडल सेट में था। नीला को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। इसमें BCD, बी में क्या है, नाइट्रिक एसिड है यानी अम्ल है। सी में क्या है, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी क्या है, वो भी अम्ल है। तो ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल बनाता है। लेकिन क्योंकि उस तीनों में H+
आयन बनेगा, H+ आयन बनेगा, इसीलिए वो क्या है, अम्ल है। और ये तीनों क्या करता है, नील लिटमस को लाल कर देता है, इसीलिए क्योंकि वो अम्ल है। अब यहाँ जो दिया है NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, इसीलिए ये क्या करता है, लाल को नीला बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा 20 का ए, नीला लिटमस को ये लाल नहीं कर सकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में ये पूछा गया है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो जल तो दिखता है भाई, यहाँ जल क्लियर दिखता है 5H2O, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 21 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ये पूछा गया है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। अगर कठोर है, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए एक लवण का यूज किया जाता है जिससे वो थोड़ा सा शुद्ध हो, तो इसमें होता है सोडियम कार्बोनेट। लेकिन यहाँ मिस्टेक किया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लेकिन इसमें Na2 नहीं दिया है, CO3, तो ये 2 नहीं लिखा है, ये मिसप्रिंट हुआ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में यह पूछा है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्योंकि अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है जल की उपस्थिति में, क्योंकि जल H2 आयन है, H+ आयन बन रहा है। अगर H+ आयन बन रहा है मतलब अम्ल है, यानी अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा जल की उपस्थिति में। तो इसमें आंसर सही आंसर क्या होगा, 23 का बी हो जाएगा, उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, किसमें, जल में। तो इसका 23 का आंसर हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। पदार्थ ABCD 4 पदार्थ दिया गया है, जिसका pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 दिया गया है। ये पदार्थ में कौन क्षारक है। क्षारक कौन होता है, 7 से अगर ज्यादा pH का मान होगा तो क्षारक होगा, 7 से अगर कम होगा तो अम्ल होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। इसमें क्षारक के बारे में कहा गया है, तो इसका 14 वाला होगा, 14 जिसका pH मान है, किसका है, डी का है। तो सही आंसर हो जाएगा 24 का डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें यह पूछा गया है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया हो रही है, देखिए चित्र को देखिए ध्यान से। उसमें क्या हो रहा है, खिड़की खुला है, सूरज का प्रकाश आ रहा है, और उसमें क्या चाइना डिस्क रखा हुआ है, और जिसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। तो सिल्वर क्लोराइड वो सूरज के प्रकाश के कारण किस में बन जाएगा, Ag और Cl2 में बदल जाएगा, यानी क्लोरीन और सिल्वर में बदल जाएगा। संतुलित करने के लिए इसमें भी 2 लगा दीजिए, इसमें भी 2 लगा दीजिए, वो अलग बात है, यहाँ वो सब जानना जरूरी नहीं है। इसमें यह पूछा गया है कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 1 के बदले 2 बन रहा है, यानी टूट रहा है, तलाक हो रही है। तो इसमें क्या होगा, वियोजन होगा, यानी वियोग हो रहा है, टूट रहा है। तो इसमें हो जाएगा 25 का सही आंसर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में यह पूछा गया है, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम हो रही है, हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में खनिज लवण हो, पोषक तत्व, तो एक जगह से दूसरे जगह कौन लेके जाता है, कौन सा प्रक्रम, संवहन यानी वहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में यह पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों में जो के पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है, उसमें क्या जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बोहाइड्रेट, डी क्लोरोप्लास्ट। इसमें कार्बोहाइड्रेट तो बनता है, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, और सूरज का प्रकाश तो नहीं चाहिए, क्या वो इसमें नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 27 का सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। हम जानते हैं कि हम जो मनुष्य हैं उसमें विषम पोषी पोषण होता है, और विषम पोषी पोषण में हम लोग परजीवी है। हम लोग अपना जितना भी कमा ले लाखों रुपया, लेकिन हम अपना भोजन नहीं बना सकते खुद, किसी जीव के ऊपर हम निर्भर है, चाहे वो पौधे हो या जंतु हो, हमें किसी जीव पर निर्भर करते हैं, यानी परजीवी पोषण प्राणी है हम लोग। 28 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। इसमें यह पूछा गया है, वसा का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, यानी वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो इसमें सही आंसर होगा लाइपेज। क्या होगा, 29 का सही आंसर डी, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। 30 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है। ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, ग्लूकोज जो है, जो हम श्वसन प्रक्रिया में हम पढ़े थे कि जो ग्लूकोज टूटता है वो कहाँ टूटता है, पायरुवेट में पहले बदलता है, कहाँ, कोशिका द्रव में, बाद में फिर वायवीय अवयवीय में बदलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यीस्ट में, जो भी हुआ, लेकिन पहले ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होगा, कोशिका द्रव में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में ये पूछ
रहा है कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में तो पत्तियों द्वारा बना भोजन बन गया, अब उस भोजन तो पत्तियों सिर्फ खाएगा नहीं, पौधे के शरीर में चाहिए, तो पूरे पौधे के शरीर में कौन फैलाता है, फ्लोएम लेके जाता है, यानी 31 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है कि किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। जैसे हम मनुष्य हैं, अगर मनुष्य के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तीसरे पीढ़ी लगातार इस प्रकार का अस्तित्व बनाए रखना है तो कौन सा प्रक्रम करना चाहिए, यानी इसमें कौन सा प्रकरण आवश्यक है, यानी जनन। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा सी। जनन प्रक्रिया के द्वारा हम अपना अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं कोई भी जीव। क्वेश्चन नंबर 33, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। एक चित्र दिया गया है, देखिए एक पत्ती दिया गया है, एक को किस पौधे के पत्ती है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो पौधे का पत्ती है, इसमें देखिए ये पत्ती के ऊपर और एक पौधा उग रहा है, यानी कलिका जैसा दिखा रहा है, लिखा है। तो इस प्रकार के जो जनन होता है पत्तियों के ऊपर, ये होता है कायिक प्रवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का बी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में। 34 में ये पूछ रहा है बीज में भ्रूण होता है, बीज में क्या होता है, भ्रूण होता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, नया उद्भिद बन जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, एक बीज है, बीज को अगर हम मिट्टी में बोते हैं, फिर पानी वातावरण ठीक ठाक रहता है तो नया उद्भिद उत्पन्न होता है। तो जस्ट उद्भिद उत्पन्न को क्या कहते हैं, उसमें क्या कहा जाता है, 34 का सही आंसर हो जाएगा सी, अंकुरण कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अंकुरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है। निषेचन मतलब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, तो कहाँ मिलता है, गर्भाशय के किस जगह में, वाहिनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में ये पूछ रहा है जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा का शर्त है, मतलब नया करके उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसा बात तो नहीं है। जल है वो तो कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, गलत बात है। इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब तीनों असत्य है। सत्य क्या है कि इस संयंत्र का निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब जंगल को काटा जाता है, अगर जंगल उसमें क्या पानी चाहिए, उस पानी का अगर जो अपशिष्ट बचता है फिर पानी में मिल जाता है, तो इसमें जल दूषण वायु दूषण सब होता है, इसलिए ये कथन सत्य है जल विद्युत संयंत्र के लिए। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में ये पूछ रहा है कि सौर सेल का उपयोग में क्या सीमाएं हैं। इसमें केवल बिछाने में आवश्यकता होती है, उपयोग होता तो है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, इसमें सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है। ये अत्यधिक महंगा है, सबसे बड़ा बात कि ये बहुत महंगा है। अगर महंगा नहीं होता तो आम आदमी सब सौर सेल लगा देता, क्या जरूरत था अगर इलेक्ट्रिसिटी ये सब बिल देने का। सौर ऊर्जा ये बहुत महंगा होने के कारण ये क्या है, अत्यधिक महंगा होता है, तो इसका ये सीमा है सौर सेल का। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में ये पूछा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं। ये इसके यूरेनियम के उपयोग होता है, इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग होता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सीमा यह है कि नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण, नाभिकीय अपशिष्ट जो बनेगा, नाभिकीय ऊर्जा से जो क्या बनता है, अपशिष्ट बनता है, यानी अनावश्यक पदार्थ बनता है, उसको फेंकने के जगह, मतलब उसको भंडारण करने की जगह होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसमें समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है, तो आंसर हो जाएगा 38 का डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है। पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा मतलब पर्यावरण दूषित नहीं होगा, बहुत हद तक बच सकता है अगर इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत का उपयोग हम लोग करते हैं। कौन सा, 39 का डी, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में। 40 नंबर में ये पूछ रहा है निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। जीवाश्म ईंधन से मतलब ये है कि ताप मिलता है, हीट मिलता है, तो यानी तापीय विद्युत संयंत्र जो होता है इसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, यानी 40 का सही आंसर हो जाएगा ये। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग सेट 4 साइंस सब्जेक्ट का जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का साइंस सब्जेक्ट का 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 5th पार्ट यानी 5th सेट को लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार लगातार सेट और बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्व पाने के लिए चैनल में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।